एक महिला जिसके पति की मौत हो जाती है और मौत के बाद वो विधवा महिला अपने घर पर रहने लगती है। लगभग 3 साल का समय इसी तरह से बीत जाता है और 3 साल के बाद वो महिला वीडियो कॉल पर बातचीत करती है और सामने वाला उससे यही कहता है कि मेरी विधवा रानी कैसी हो। फिर यहाँ पर वो महिला यही जवाब देती है कि तुम्हें तो सब कुछ पता है, तुम तो ऐसा मत कहो कि मैं विधवा हूँ, मैं तो लाल साड़ी पहनकर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। लेकिन ये सब वाक्य कोई और भी सुन रहा होता है, इस वीडियो कॉल को कोई और भी देख रहा होता है। दोस्तों, जब ये मामला पूरा खुलकर सामने आता है तो हर कोई व्यक्ति इस मामले को सुनकर दंग हो जाता है, सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार इंसान इतने नीचे भी गिर सकता है। इसकी अवज में जो परिवार के 4 लोग होते हैं, जिसमें 3 भाई और चौथा पिता, वो 3 साल से जेल काट रहे होते हैं। दोस्तों, जानते हैं पूरे मामले को डिटेल से। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है गोंडा और इसी का एक देहाती कोतवाली है। इसी के अंतर्गत एक बेसिया चैन गांव आता है। ये बेसिया चैन गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर गुड़िया नाम की औरत, जिसकी शादी हाल में ही होती है और जिससे शादी होती है उसका नाम रामकरण होता है और शादी के बाद ये अपने परिवार के साथ बड़े अच्छे से रहने लगती है। इसके 3 देवर होते हैं, सास ससुर होते हैं, घर परिवार काफ़ी बड़ा होता है, अच्छे से इनका परिवार चलने लगता है। अचानक ही एक दिन ये नज़दीकी जो थाना होता है उसमें पहुंचती है और वहां जाकर जोर जोर से रोने लगती है और गुहार लगाने लगती है कि SHO साहब, मेरी मदद कर दो, मेरे पति को मेरे घर वालों ने मारकर उसे कहीं फेंक दिया है और मैं उनसे बचा कर आई हूं। अब तुरंत ही जो SHO साहब होते हैं उस गुड़िया को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और तुरंत ही उनके घर का रुख करते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि जो 3 देवर हैं, एक का नाम श्याम, दूसरे का अर्जुन, तीसरे का अज्ञाराम और जो इसका ससुर होता है, 4 लोग वहां पर चारपाई पर बैठकर हुक्का पी रहे होते हैं। तुरंत ही पुलिस उन 4 लोगों को अपनी गिरफ्त में लेती है। गिरफ्त में लेकर उन्हें जेल के अंदर बंद करती है। उनसे पूछताछ करती है कि जो इसका पति है रामकरण, उसकी डेड बॉडी कहां है। अब एकदम से ये सभी लोग शौक में हो जाते हैं कि ये तो हमारा भाई है, हम अपने भाई को क्यों मारेंगे। पिता कहने लगता है कि ये मेरा बेटा है, अपने बेटे को हम क्यों मारेंगे। लेकिन यहाँ पर पुलिस उनसे कहती है कि राजी राजी बता दो, नहीं तो हमें सब कुछ उगलवाना आता है। अब पुलिस का रवैया देखकर वो टूटते हैं, लेकिन कुछ बताते नहीं क्योंकि उन्हें कुछ मालूम ही नहीं होता। लेकिन पुलिस यहाँ पर उनके ऊपर जबरदस्ती आरोप लगा देती है और उन्हें जेल के अंदर बंद कर देती है। मामला कोर्ट के अंदर चला जाता है। ये 4 लोग जेल के अंदर बंद हो जाते हैं। जब यार रिश्तेदार इनसे मिलने के लिए जेल में जाते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि लाश अभी तक नहीं मिली है, लाश का पता तो बता दो कहाँ। 4 आरोपी होते हैं, उनके जो रिश्तेदार होते हैं वो भी इनसे जेल में मिलने के लिए जाते हैं और वो भी इनसे यही कहते हैं कि उस लाश का पता तो बता दो, आज तक वो लाश मिली ही नहीं, तुमने उसे कहाँ मार कर छुपाया है। अब जो आरोपी होते हैं वो भी यही कहने लगते हैं कि हमें कानों कान खबर नहीं कि हमारा भाई कहाँ है, हमारा बेटा कहाँ है, लेकिन हमें तो इस सब में फंसाया गया है, हमें नहीं पता कि उसके साथ में हुआ क्या है। यहाँ पर पुलिस के भी कई तरह के सवाल होते हैं कि इन लोगों ने अभी तक लाश के बारे में क्यों नहीं बताया, वो लाश है तो है कहाँ। लेकिन मामला अब कोर्ट के अंदर चला जाता है, इनकी जमानत भी नहीं होती। लगभग 3 साल का समय इसी तरह से इनको जेल के अंदर बंद हो जाता है। क्योंकि महिलाएं होती हैं, जब इनसे जेल में मिलने के लिए जाती हैं तो ये व्यक्ति यही पूछते हैं कि क्या खुलासा हुआ कि लाश मिली कि नहीं मिली। लेकिन ये भी यही कहती हैं कि लाश अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन यहाँ पर वो महिलाएं कहने लगती हैं कि रात को 12 बजे के बाद ये किसी से फोन पर बात करती है, हमें नहीं पता किससे बात करती है। जो इनके पति होते हैं वो कहने लगते हैं कि इस औरत के बारे में तुम जांच पड़ताल लगाओ कि ये किससे बातचीत करती है और नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर इस सब का भंडाफोड़ करो, पुलिस वालों को बताओ, हम यहाँ पर कब तक इसी तरह से सड़ते रहेंगे। फिर जो इनकी महिलाएं होती हैं वो जांच पड़ताल में लग जाती हैं, देखती हैं कि जो गुड़िया है रात को 12 बजने के बाद वीडियो कॉल पर किसी से बातचीत करती है और यहाँ पर वो अपनी सफ़ेद साड़ी को उतार देती है, पूरा श्रृंगार करती है, लाल साड़ी पहनकर वीडियो कॉल पर बातचीत करती है, हंस हंस कर ये बातचीत करती है और पूरी रात भर ये बातचीत करती है। पहले दिन तो ये ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं कर पाए, लेकिन इन्हें इतना पता चला कि ये वीडियो कॉल पर किसी से बातचीत कर रही है। जैसे ही अगला दिन आता है, अगले दिन फिर ये जांच
जांच पड़ताल करती हैं। जांच पड़ताल में इन्हें वही सब दिखाई देता है जो पहले दिन दिखाई दे रहा था कि वीडियो कॉल पर ये किसी के साथ हंस हंस कर बातचीत कर रही है। अब ये परेशान होने लगती हैं, परेशान होकर नज़दीकी थाने में पहुंच जाती हैं। एसएचओ साहब को कहने लगती हैं कि एसएचओ साहब, जो महिला है जिसके पति की मौत हो चुकी है, वो महिला तो किसी से रात को इस तरह से वीडियो कॉल पर बातचीत करती है और उसके कपड़े भी चेंज हो जाते हैं। एसएचओ साहब अपनी एक टीम गठित करते हैं और इस महिला के घर का रुख करते हैं। जब इस महिला से पूछताछ की जाती है कि क्या तुम किसी से इस तरह से बातचीत करती हो, तो ये महिला कहने लगती है कि साहब मैं विधवा हूँ, 3 साल से मेरे पति का पता नहीं है, इन्होंने कहाँ मारकर उसको फेंक दिया है, मेरे पति की लाश भी नहीं मिली है और आप लोग मेरे ऊपर इस तरह का आलछन लगा रहे हो। एसएचओ साहब के पास कोई जवाब नहीं होता। एसएचओ साहब वापस अपने थाने पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एसपी होते हैं विनीत जायसवाल, उनको इस सब के बारे में बताते हैं कि साहब पिछले 3 साल से 4 लोग जेल के अंदर बंद हैं और जो डेड बॉडी है वो आज तक बरामद नहीं हुई। लेकिन उसकी पत्नी के बारे में जो घर वाले हैं वो ये सब कहते हैं कि वो किसी व्यक्ति से बात करती है, हम करें तो क्या करें। यहाँ पर जो एसपी साहब होते हैं वो कहते हैं कि इसके मोबाइल को ट्रेस पे लगाओ, इसकी कॉल डिटेल को निकालो, उसके बाद सब खुलासा हो जाएगा। फिर वही किया जाता है, मोबाइल की ट्रेसिंग पर लगा दिया जाता है, उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि एक गुजराती व्यक्ति है जो इससे बातचीत किया करता है, वो कच्छ में रहने वाला होता है। दोस्तों, पुलिस उस मोबाइल की ट्रेसिंग के आधार पर ही गुजरात में पहुंच जाती है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके वापस इसी गांव जो बेसिया चैन होता है यहाँ पर ले आती है। और यहाँ पर जब वो व्यक्ति देखा जाता है तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये व्यक्ति कोई और नहीं, ये व्यक्ति तो रामकरण है। दोस्तों, जब इस सब के बारे में लोगों को पता चलता है तो आसपास के लोग यही कहने लगते हैं कि ये रामकरण तो अपनी पत्नी को भी धोखा दे रहा था, अपने घर वालों को इसने जेल के अंदर बंद करा दिया, पता नहीं इसके मन में क्या सवाल घूम रहे होते हैं। उसके बाद पुलिस उस गुड़िया को भी अपनी गिरफ्तारी में लेती है और दोनों को आपस में साथ बिठाती है और बिठाकर जब इनसे पूछताछ करती है तो एक ऐसा खुलासा होता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, ये गुड़िया भी इस सब की मास्टरमाइंड होती है। दोनों आपस में इस तरह से बातचीत किया करते हैं। गुड़िया को भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो गुजरात में जाकर मेरा पति किसी दूसरी महिला से शादी कर ले और मैं यहाँ पर इसी तरह से रह जाऊं। इसलिए ही रात को ये डेली वीडियो कॉल पर उसे दिखाती थी कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं और तुम्हारे लिए सच समझ कर तैयार रहती हूं। लेकिन यहाँ पर जो पति होता है वो ये सब भूल जाता है कि जो तुमने कदम उठाया है उसका खुलासा एक ना एक दिन जरूर होना है। तुम अगर गांव में आओगे तो भी तुम्हारा पता चलेगा, या ये गुड़िया तुमसे मिलने के लिए आएगी तो तुम्हारा पता तब भी चलेगा। लेकिन वो ये सब भूल चुका था और उसने अपने घर वालों को, अपने 3 भाइयों को, अपने पिता को इस तरह से जेल के अंदर बंद करा दिया। दोस्तों, तुरंत ही इस मामले को कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है और उन 4 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला और इस तरह से घर वालों को जेल में भिजवाने का मामला दर्ज कर लिया जाता है। इन दोनों की गिरफ्तारी कर दी जाती है और इन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे शातिर लोग भी हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर घूम रहे होते हैं जिन्होंने अपने फायदे के लिए बाकी अपने पूरे परिवार को तबाह करके रख दिया, उन सबको जेल के अंदर ठूस दिया और उनकी जो पत्नियां होती हैं, बच्चे होते हैं, वो रोड पर आ जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसी महिलाओं के लिए आपके क्या शब्द हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आप इन दोनों को किस तरह की सजा में देखना चाहते हैं वो भी अगर आप कहना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।